चिल्लू पार्क समागम के प्रायोजक करता है फॉक्स रियलिटी साइन ऑफ एक्सपीरियंस एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स गोरखपुर, श्री बालाजी कार केयर बढ़लगंज, असम्पशन पब्लिक स्कूल बढ़लगंज, गायत्री चिल्ड्रेन हॉस्पिटल बढ़लगंज व श्री राम हॉस्पिटल बढ़लगंज। समागम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मंच पर हमारे साथ हैं पहलवान, जिला पंचायत सदस्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता मायाशंकर शुक्ल जी। सवालों की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे इस मंच पर आपका। धन्यवाद। आपकी पहचान एक पहलवान के रूप में शुरू से रही है। राजनीति के क्षेत्र में आने का आपने कब सोचा, क्या उद्देश्य रहा? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपको इसलिए दूंगा, आपको और आपके पूरी टीम को, कि इस समागम के माध्यम से आपने हमारे क्षेत्र के जो भी इच्छुक कहिए वर्तमान पूर्व सारे लोगों को इस मंच से मौका दिया है अपनी बात रखने के लिए, इसलिए आपको बधाई देता हूँ। रही बात मेरी, तो पहलवानी मेरी शौक रही है। बचपन से मैं कुश्ती लड़ता था, और ये नहीं कि केवल गद्दे वाली, मैं मैट की कुश्ती स्कूल नेशनल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, सब जूनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, विदेश भी जाने का मुझे अवसर मिला है, और वहां भी जाकर के आप लोगों का, अपने जिला और इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति की कोई नियत तिथि तो है नहीं कि इस डेट में हम राजनीति शुरू किए, क्योंकि राजनीतिक लोगों के बीच में रहा मैं, उनके संपर्क में रहा, वह मुझे बार बार प्रेरित करती थी। मेरे पास इतना मेडल था कि मैं चाहता तो नौकरी कर सकता था, लेकिन मैंने उसको नहीं चुना, यह रास्ता चुना। कुश्ती के दौर में भी मैं सामाजिक कार्यों से को करता रहा, और मेरे अंदर कहीं न कहीं से एक आंदोलन, मुझे मेरा मन करता था कि मैं भी राजनीति में आकर के कुछ अच्छा काम करूं, लोगों के बीच जाकर के एक ऐसी उपस्थिति दर्ज कराऊं कि लोग लगे कि सबसे अलग कुछ कर रहे हैं। जनता का प्यार ही है कि दूसरी बार भी अभी आप जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। अब विधानसभा 2022 की तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी है आपकी? मेरी तैयारी तो, मैं कुश्ती में अगर रहते तो आप बोलते हो कि इस पे मारे तो टन टन करेगा, इतनी अच्छी तैयारी है, क्योंकि ये मेरी तैयारी नहीं है। मैं आपके साथ भी, आपने देखा होगा 2017 से पहले भी मैं विधानसभा चुनाव के लिए अपनी प्रत्याशिता जनता और नेताओं के सामने रखा था। कतिपय कारणों से मुझे टिकट नहीं मिल पाया, और जिला पंचायत और इसलिए बढ़ा कि हमारे बड़े भाई लोग, कुछ ऐसे लोग हैं हमारे अभिभावक बैठे हुए, जिनके आशीर्वाद से मुझे जिला पंचायत बनाया गया है। जिला पंचायत क्षेत्र में जाकर के अपनों के बीच, चूंकि मेरा एक एक घर से, लोगों से, एक एक आदमी से लगाव है। मैं ऐसा काम नहीं करता हूं कि गांव में एक आदमी के पास गया और बैठ करके चला आया। मैं एक एक लोगों से जुड़ा और लोगों की समस्याओं को सुन के निस्तारण करने का प्रयास किया, और उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मैंने प्रयास किया, और मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा होने के लिए कुछ और आगे बढ़ करके, इसलिए हम विधानसभा में आए। उनकी मांग थी, उन्होंने कहा कि आपके लिए छोटा क्षेत्र पड़ रहा है, हमारी अपेक्षाएं आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अगर आप विधानसभा में आते हैं तो आपका स्वागत करेंगे। चिल्लूपार विधानसभा के लिए अब तो आपने कदम बढ़ा ही दिया है। बाढ़ एक बड़ी समस्या है चिल्लूपार में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी आपने देखा है। आपकी ही पार्टी की सरकार भी है, केंद्र की अगर हम बात करें, चाहे प्रदेश में अगर हम बात करें, फिर भी बाढ़ से निजात नहीं मिल पा रहा है चिल्लूपार को, क्या कहेंगे? देखिए,
बाढ़ हो या कोरोना, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बाढ़ पीड़ितों या कोरोना पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। आपने देखा होगा, बाढ़ की समस्या यह कोई नई समस्या है, केवल हमारे विधानसभा की समस्या नहीं है, यह हमारे पूरे मंडल की समस्या है, यह प्राकृतिक आपदा है। लेकिन इसके विनाश की तीव्रता को कम करने के लिए अगर हम पहले से तैयार हो जाए, सावधानी बरतें, तो हो सकता है इसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। हम उदाहरण के तौर पे एक उल्लेख करेंगे जापान का। जापान में हम लोग सुनते हैं कि अक्सर वहाँ भूकंप आया करता है, कभी कभी डेली भूकंप आता है। तो चूंकि वह उनकी आदत बन गई है और इसकी व्यवस्था उन लोगों ने पहले से कर रखी है। जैसे भूकंप आया, धीरे से उनका ऐसा बनावट है मकान का या उनका रहन सहन, निकलते हैं, भूकंप जैसे चला जाता है फिर जाकर के अपनी जगह स्थापित हो जाते हैं। और वही भूकंप अगर अन्य देशों में, अन्य जगहों पे जब आता है तो विनाश की तीव्रता को ज्यादा बढ़ा देता है। तो हमें इससे सीख लेकर के पहले से तैयारी करके बाढ़ को कम तो नहीं किया जा सकता है कि प्राकृतिक आपदा को, लेकिन उसके तीव्रता, विनाश के तीव्रता को कम किया जा सकता है। हमारी सरकार ने इस पे काम किया है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। सारे लोग लगे हुए थे, अधिकारी से लेकर के कर्मचारी थे। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, जापान का उदाहरण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जापान का ही बुलेट ट्रेन लाने की भी बात कही थी जी, लेकिन बुलेट ट्रेन अभी तक आई नहीं। हालांकि हम बुलेट ट्रेन पे नहीं जाएंगे। सवाल हमारा ये है, नहीं बुलेट आप चले गए हैं, जाएंगे क्या, चले गए हैं। कोई चीज एक बार, कुछ चीजें बड़ी जो होती है एक बाइक नहीं आ जाती है। हमारी सोच जो हमारा अगर हम सपना नहीं देखेंगे तो उसको उसके ऊपर या उसके नजदीक जाएंगे कैसे। सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा नहीं है कि वह गलत कहे, उनकी सोच थी। जापान में जाकर के उन्होंने देखा, उस पर काम भी चल रहा है और अवसर मिलेगा तो जरूर हमारे देश में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। हम उम्मीद भी करते हैं कि चिल्लूपार में भी शायद दौड़े, लेकिन कुश्ती के मैदान में तो आपने कई दांव पेच लगाए हैं। अब राजनीति में है, चिल्लूपार विधानसभा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो किस दांव पेच के साथ प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देने की सोच रख रहे हैं? धोबी पाठ जान लीजिए, धोबी पाठ का नाम सुने हैं? मैं धोबी पाठ से अपने सारे प्रतिद्वंदियों को 1 मिनट में चित कर सकता हूँ, शिकस्त दे सकता हूँ। लेकिन ये मजाक की बात, हंसी की बात है। हकीकत तो है कि पहलवान का शरीर तो कठोर होता है लेकिन मन बहुत कोमल होता है भैया, मन बहुत कोमल होता है। और हम बजरंग बली के पुजारी हैं जिनका केवल सेवा भाव ही उनकी प्राथमिकता है। और उस बजरंग बली का मैं भक्त होने के नाते मेरा भी काम केवल सेवा भाव है। मैं अपने प्रतिद्वंदियों को सेवा और भाव से शिकस्त देने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप खिलाड़ी भी हैं, खेल क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। चिल्लूपार की अगर हम बात करें तो खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, चिल्लूपार में खेल को बढ़ावा देने के लिए कोई खास पहल दिखाई नहीं देती। एक खिलाड़ी के तौर पे, एक नेता के तौर पे, जिला पंचायत सदस्य होने के नाते एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आप क्या मानते हैं, आपने क्या प्रयास किया? सबसे पहले तो मैं अपना ही प्रयास बता दे रहा हूं कि हर साल अभी कल हमारे वहां दंगल था, बारिश की वजह से बंद हो गया 2 अक्टूबर को। और लगभग 25 या 30 साल से हमारे वहां मैं कुश्ती इसलिए कराता हूं कि हमारे जो क्षेत्र के उदीयमान पहलवान हैं उनको एक नई दिशा मिले। मैं आपसे बताऊं 6 से 7 ट्रायल मैं कराता हूं संघ का सेक्रेटरी होने की वजह से। हमारे जिले के पहलवान जा करके बाहर स्टेट और नेशनल में मेडल ला करके इसमें नौकरी पाए। हमारे कुश्ती में, अन्य खेलों के अलावा कुश्ती में भी अब कैरियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं।
मैं बता दूं आपसे, हमारे जिले में कोई ऐसा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जूनियर नेशनल या सीनियर नेशनल में ऐसा कोई मेडलिस्ट नहीं है जिसके पास नौकरी न हो। हम तो खोजते हैं, अगर हमारे वहाँ इस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जूनियर नेशनल और सीनियर नेशनल का कोई भी खिलाड़ी हो उसको लाइए, मैं वहाँ नौकरी देने का काम करूँगा, और सरकारी नौकरी। रही बात हमारे क्षेत्र के उदीयमान पहलवानों की या अन्य गेम के जो हमारे खिलाड़ी हैं, तो उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो सरजू तट का ऊर्जा है, वो आपसे भी नहीं छिपी है, यहाँ बैठे लोगों से नहीं छिपी हुई है। वो जा करके अभी कुछ दिन पहले हमारे यहीं देखिए डेरवा के हमारे मित्र हैं चंद्रविजय सिंह जी, ओलंपिक में कोच बन करके गए थे। अभी नॉर्वे में जिस ट्रायल में हम लोग दिल्ली में थे, अभी कल टीम वहां जाएगी, उसमें कोच बन करके जाएंगे। उसी गांव का एक सत्येंद्र है, हम ट्रायल लेकर के जिले से भेजे हैं, वह जा करके जूनियर नेशनल में मेडल दिया है। वहीं क्या नाम है, रमन सिंह एक लड़का है, वो जा करके जूनियर में वहाँ मेडल दिया है। अभी नेवादा में एक लड़का है, कौन शाही नाम है, नितिन शाही ऐसे नाम है, उसका जा करके हम घर पे उसका स्वागत किए हैं और सम्मान बढ़ाए, हौसला अफजाई किए हैं उसका। मैं तो खोजता हूं कि ऐसा खिलाड़ी किसी गेम का हो, मैं उसके वहां जा करके उसको प्रोत्साहित करूं, आगे बढ़ाऊं। क्योंकि एक जमाना था तो कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब ठीक उलट हो गया है। हमारे बैच के पहलवान बता रहे हैं, अनुज चौधरी देखे डीएसपी हुआ है, हमारे बैच देखे हमसे थोड़ा सीनियर थे, जगदीश रमन इंस्पेक्टर हुए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो कुश्ती के बदौलत आगे बढ़े हैं, जो हम पढ़ करके जो लोग क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियां पाती हैं, वो कुश्ती लड़ करके उन्होंने पाया है, मुकाम हासिल किया है। और हम बताएं, थोड़ा समय और लेंगे आपका, क्योंकि ऐसा नब्ज पकड़े है जो ये मेरा नब्ज है और मैं इसी में मेरा जीवन बीत रहा है। तो इसलिए कहूँगा, हमारे जनप्रतिनिधियों का उदासीनता, हमें नहीं कर रहे हैं कि यही के पूर्वांचल बिहार और जगहों पे जहाँ से जो कुश्ती का हब जिस प्रदेश को, जिस स्टेट को आप मानते हैं, उस स्टेट में हमने देखा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद श्री विभूषण शरण जी जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो देवेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा के लड़के हैं, सांसद थे। 150 मैट अपने क्षेत्र में उन्होंने अपने निधि से दिया था, 150 मैट। आप बताइए, जिस स्टेट में 150 मैट एक सांसद देता है, तो थोड़ा भी अगर शर्म और विधायकों सांसदों होगा तो नहीं, 150 तो 25-50 तो दे ही देंगे। आज स्थिति यहाँ है, हरियाणा और पंजाब में चले जाइए, जगह जगह मैट है, और हमारे गोरखपुर में गिने चुने जगहों पे मैट है। यहाँ के पहलवान मिट्टी से लड़ करके मैट पे जब जाते हैं तो वह परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जो परफॉर्मेंस उन्हें वहाँ देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपने कहा कि पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन ये सत्य है कि अब खेल के क्षेत्र में भी भारत में बदलाव दिख रहा है। सवालों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। चुनाव नजदीक है, एक बार पुनः अगर हम देखें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जातिगत राजनीति की बात की जा रही है। एक स्वच्छ लोकतंत्र में कितना इसका प्रभाव देखते हैं? स्वच्छ लोकतंत्र में इसे आप किस नजर से देखते हैं, जातिगत राजनीति को? अभी आपने कहा है कि चुनाव नजदीक है, अभी जैसा आपने कहा कि चुनाव नजदीक है, तो आप भी समझ रहे हैं जब चुनाव नजदीक है तो क्या होता है। चुनाव नजदीक आता है तो जातिवाद, धर्मवाद, इस तरह के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। स्वच्छ राजनीति करना, समाज में समरसता पैदा हो, अंतिम पायदान पे बैठे उस व्यक्ति की सोच, जो जनप्रतिनिधि बनना चाहता है या है, उसको सोचना चाहिए। हमारी तो मानसिकता यही है, हमारी सोच यही है, हमारी विचारधारा है, हमारे पार्टी का भी विचारधारा है, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे पर हम चलते हैं। भाजपा से टिकट की आप दावेदारी कर रहे हैं, अगर टिकट नहीं मिलता है तो ऐसी चर्चा है कि आप सपा का दामन थाम सकते हैं, कितनी सच्चाई है?
एकदम निराधार है। अच्छा, रही बात चर्चा की, अभी कल हम अपना मोबाइल खोल करके देख रहे थे तो लिखा था कि शिवहर, सीतामढ़ी और मिथिला उस सटे हुए कुछ क्षेत्रों में छठ पूजा के समय वहाँ चर्चा है कि जो लड़का पार्ले जी खाएगा वो उसकी आयु लंबी हो जाएगी। ये भी चर्चा है। तो चर्चा का कोई निराधार, जो जिसका कोई आधार ना हो तो उस चर्चे का कोई मतलब नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं 2017 में भी विधानसभा का दावेदार रहा हूँ, जैसा कि इससे पहले भी मैं आपको बताया। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, बावजूद अगर हम चिल्लू पार की बात करें तो विकास का कोई ठोस काम दिखाई नहीं पड़ता। आपके नज़र में चिल्लू पार में और क्या बदलने की आवश्यकता है? पहले बात का जवाब तो हमें देंगे आपको कि आपको चिल्लू पार में विकास वो भी हमारी सरकार का नहीं दिख रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे लगता है आप गाड़ी से आए होंगे तो सड़कों पे ही दौड़ती हुई गाड़ियां आए होंगी, वो सड़कों की स्थिति आप देख रहे होंगे। ये सड़कें जो बन रही हैं इसके विफलता का कारण सरकार नहीं है, वह कमजोर फर्म है जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने ब्लैक लिस्टेड करने का दोबारा फिर उनको अल्टीमेटम दिया है। ब्लैक लिस्टेड तत्काल क्यों नहीं किए, इसका कारण आप भी जानते हैं कि सारा इंस्ट्रूमेंट अगर हम दूसरा फर्म लाएगा तो 6 से महीना से साल भर उसमें भी लग जाएगा। लेकिन इस बार उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर यह जल्द से जल्द पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित ब्लैक लिस्टेड होना है। और रही बात विकास की, आप बताइए 2017 से पहले भी हम जिस गोरखपुर में रहते थे क्या ऐसी ही बिजली की व्यवस्था थी? अब थोड़ा देर लाइट भगता है तो लोग कहते हैं कि आधा घंटा हो गया लाइट नहीं आई। तमाम तरह के शौचालय, आवास या किसी क्षेत्र में परोक्ष अपरोक्ष जो आपको यह दिख रहा है। 2014 से पहले आपने सरकार देखी है, 2017 से पहले भी आपने सरकार देखी है। जंगल राज चल रहा था, लेकिन आज स्थिति कुछ और है, भयमुक्त समाज है। प्रदेश से हटकर हम चिल्लू पार में आते हैं, किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं आप अपना? क्या जी? चिल्लू पार की राजनीति अगर हम बात करें तो आपका प्रतिद्वंदी कौन है, किसे देखते हैं प्रतिद्वंदी के तौर पे आप? मेरा प्रतिद्वंदी जो विकास विरोधी हो, जो आरोप प्रत्यारोप की बात करता हो, जो लोगों को साथ लेकर के न चलता हो, वही हमारा प्रतिद्वंदी है। मैं किसी का पर्सनल व्यक्तिगत नाम न लेकर के जिनके नेतृत्व का वही मेरा प्रतिद्वंदी है। विगत 3-4 दशकों की अगर हम बात करें तो एक लंबा समय पंडित हरशंकर तिवारी, उसके बाद राजेश त्रिपाठी, उसके बाद वर्तमान में विनय शंकर तिवारी, तीनों में अगर हम बेहतर की बात करें तो एक बेहतर अगर बताना हो इन तीनों लोगों में तो किसे बेहतर बताएंगे आप? अगर इससे और पहले नहीं जाएंगे, भूतकाल में नहीं जाएंगे तो उन आत्माओं के साथ बेईमानी होगी। आप और पहले जाइए, जितने भी नेता हमारे हैं जिनका नाम लिए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, सबको जो अवसर मिला, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की, हमें उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। और सबका अपने अपने जगह पे एक तरह का योगदान है। जैसे कल्पना सिंह जी की बात करेंगे तो सिंचाई के क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान है। उसके बाद पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी जी को उनका नाम लेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग उन्होंने चिल्लू पार में जगाई, आज भी हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उनके जमाने में तो लोग अपने प्रदेश से ही नहीं, कई अन्य प्रांतों से, बिहार, उड़ीसा, पता नहीं कहां कहां से लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने आपके यही बड़हलगंज में।
और पंडित जी की बात आप कहें तो यातायात के संबंध में सड़कों का जो जाल आप लोगों ने देखा है इस चिल्लू पार में, इसके लिए उनको योगदान मिलना चाहिए। और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी की बात करते हैं तो विधायक बनने से पहले भी उन्होंने मुक्ति पथ ऐसा संस्थान बनाया जो उनके लिए वरदान साबित हुआ। तो हमारे कहने का मतलब व्यक्तित्व उनके विकास जिसको जो हमें उनको अवसर मिला जो हम याद करते हैं, लेकिन हम जब तुलना करते हैं, हम कभी कल्पना करते हैं तो जो त्याग और जो भावना पंडित भीमनाथ चतुर्वेदी जी के अंदर था वो भावना हमें किसी में नहीं दिखता। उन्होंने, मैं सुनता हूं, मैं हो सकता है मैं हम लोगों का जन्म न हुआ हो या हुआ हो तो बड़े न हो, आदमी से मतलब न रहा हो, लेकिन सुनते हैं कि वह अपना पद भी छोड़ दिए, विद्यालय भी अपना दे दिए। मतलब ये इस तरह का त्याग ये हमें प्रेरित करती है, हमें उद्वेलित करती है कुछ अलग करने की। पार्टी से अब आप दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, मान लिया पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जाएंगे, बागियों को कैसे साधेंगे? सबसे अच्छी बात तो यह है कि बागी मेरे सामने कोई है ही नहीं, बागी का सामना मुझे नहीं करना पड़ेगा। और रही बात विकास की, एक विजन सब लोग लेकर के चलते हैं। हमने देखा है कोरोना काल में और इससे पहले भी जिस तरह से सबसे जरूरी काम हमारे क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का होना बेहद जरूरी है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बढ़लगंज से हमारा मरीज गोरखपुर के लिए जब प्रस्थान करता है, लोग कहते हैं किसी डॉक्टर को आप देखे रहिएगा, हम लेकर के यहाँ आ रहे हैं और जाते जाते बघादिर बाबा या बेली पार या अन्य जगहों पे जब उनकी मौत हो जाती है तो लगता है कि हॉस्पिटल क्यों नहीं होना चाहिए। रात में आते हैं तो उनको डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। मुझे लगता है इससे आवश्यक चीज, मतलब आवश्यकता तो हर चीज है, स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, हर चीज जरूरी है। लेकिन अगर हम किसी जीवन को बचा सकते हैं, मैंने उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि संतोष तिवारी जी यही अभी इससे पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे अपने पार्टी से। 2 दिन पहले ये लोग वहां से डिस्चार्ज करके ले आना चाह रहे थे तो हम कहे कि लेना आइए, अभी थोड़ा रुक करके देख लीजिए, कुछ बात रही होगी, लेकिन वो ले करके चले आए। हमारे सतीश शुक्ला जी ने दूसरे दिन हमको फोन किया कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी से वहाँ किसी न किसी जगह बेड का तलाश कर लीजिए। हम जल्दी प्रयास करने लगे गर्ग में, फिर हम एक बेड की व्यवस्था किए। रास्ते में बात होते होते पता चला कि कौड़ीराम के आगे बढ़ते बढ़ते उनका देहांत हो गया। बहुत मन में इतनी गलानी हुई, इतना दर्द हुआ। हमने कोरोना में कितने अपने लोगों को खोया है, इसका आकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन आपसे यह मेरे हृदय की पीड़ा है। अगर मेरा बस चले तो मैं जरूर इस तरह का काम करवाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही सरलता से सवालों का जवाब दिया और बहुत अच्छी बात कही आपने स्वास्थ्य को लेकर के, खेल को भी लेकर के। उम्मीद करेंगे कि आप विधानसभा में जाएंगे तो आपने जो बातें यहाँ पे कही है इस मंच के माध्यम से वह जनता तक उसका लाभ सीधे प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।